गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007, या जिसे हम फेमसली सीनियर सिटीजन एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक्ट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर प्रदेश जुडिशरी पीसीएसजे, जिसे हम बोलते हैं यूपी पीसीएसजे के जीएस के सिलेबस में कवर होता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसकी एक और रिलेवेंसी हमें देखने को मिलती है कि जो हमारे यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर 2 का पार्ट 2 है जिसमें कंटेम्प्रेरी लीगल अफेयर है, वहाँ पे भी ये एक्ट कवर हो सकता है। दूसरा एक और इसकी रिलेटिविटी ये है कि ये सिविल सर्विसेज के जीएस पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या पेरेंट्स हैं तो इसमें दिए गए अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इतना अच्छा एक्ट है कि ये पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन को ऐसे अधिकार देता है जिससे उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इस पूरे क्लास में 30-35 मिनट के इस वीडियो में इस पूरे एक्ट का एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन अपना मेंटेनेंस पा सकता है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है। ठीक बात है, इस तरह से इस पूरे एक्ट को हम कवर करेंगे तो इसके दोहरे चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एक तो पहला पॉइंट ये भी सही है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तैयार हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट ये है इन जनरल भी आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ पता हो जाएगा। अब एक जो प्रश्न उठता है कि क्या सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आईएएस नेक्स्ट के मोबाइल एप्लीकेशन में इस एक्ट के एक एक सेक्शन को हमने कवर कराया है। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बशर्ते आप अगर अपने आप पढ़ना चाहते हैं या हल्का फुल्का आइडिया लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर और उपयुक्त साबित होगा। चलिए देखते चलते हैं इसको फटाफट। एक्ट का ऑफिशियल नाम क्या है, तो देखिए द नेम इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये इसका ऑफिशियल नेम है। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये यहाँ पे नहीं मेंशन, बट समझ लीजिए पूरे भारत में है, होल इंडिया। और अगर सीनियर सिटीजन या पेरेंट दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं तो ये एक्ट वहां पर अप्लाई होता है। ये एक्ट इसलिए पास किया गया है ताकि एल्डरली पेरेंट्स यानी वृद्ध पेरेंट्स, 60 साल से उम्र के से ज़्यादा वाले पेरेंट्स, या सीनियर सिटीजन्स, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या पेरेंट्स, इन सबको मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक बात है, क्या प्रोवाइड करने के लिए? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब उनके जीवन यापन के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जा सके। ये एक्ट मैंडेट करता है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के लिए। कहते हैं कि इफेक्टिव रिलीफ देने के लिए एल्डरली पर्सन्स को स्पीडी और इफेक्टिव रिलीफ देने के लिए हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? हर डिस्ट्रिक्ट में, एरिया शब्द गलत हो गया, हर जिले में। अब जिला बड़ा है तो एक या दो हो सकते हैं, हर जिले में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 19 ऑफ द सेम एक्ट प्रोवाइड करता है, मैंडेट करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक बात है। और इस एक्ट का एक और ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एल्डरली। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को लेकर कई और रूल बनाने की बातें हैं इस एक्ट में, और उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की भी बातें हैं। तो ये था इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड हो सकता है। अब आपको ये भी पता होगा कि पेरेंट्स सीआरपीसी के 125 के अंतर्गत भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 144 सेक्शन है शायद ये, तो 144 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और इस एक्ट में भी आपको मेंटेनेंस के लिए फाइल करने के लिए एप्लीकेशन करने की व्यवस्था दी गई है। बशर्ते कोई भी व्यक्ति दोनों ही धाराओं में या दोनों ही एक्ट के अधीन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता, उसमें से कोई एक चुनना होगा। या तो आप सिविल सूट फाइल करिए सीआरपीसी में, या तो मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट। क्लियर है? तो इसका एक और प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, रेस जुडिकेटा पढ़ा होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एक कोर्ट में पेंडिंग है तो दूसरी कोर्ट में आप फाइल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे। देखिए, if a person has an application under section 125 of CRPC pending before the court, request can be made to the court to withdraw application. After withdrawal, जब withdrawal होगा, then the person can file application before the maintenance tribunal under this act. तो आज की डेट में सेक्शन 144 है शायद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे देखिए फटाक से। मेंटेनेंस क्या होता है? व्हाट इज मेंटेनेंस? तो यहाँ मेंटेनेंस का मतलब माना गया है रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल स्वास्थ्य को।
यहाँ मेंटेनेंस का मतलब यह है कि पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन को उन सारी बेसिक जरूरतों को पूरी कराना जो उनके एक स्टैंडर्ड जीवन जीने के लिए, एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, लग्जरी नहीं, नॉर्मल। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल सुविधाएं, ये सब उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे देखिए, कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का मतलब माता या पिता, अब चाहे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, ठीक बात है, या उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया तो हम बोलेंगे एडॉप्टिव पेरेंट्स, या सौतेले माँ बाप हो, स्टेप पेरेंट्स। और अगर पेरेंट्स हैं यानी उनका बच्चा है और माँ बाप की एज क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी हर पेरेंट्स एलिजिबल है मेंटेनेंस फाइल करने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर एज। अब पूछा जा सकता है क्या 40 साल का एक व्यक्ति अपने 19 साल के बच्चे के अगेंस्ट मेंटेनेंस कर सकता है, मेंटेनेंस एप्लीकेशन दे सकता है? तो यस, दे सकता है। तो पेरेंट्स के केस में एज हमने नहीं मानी है। अब बायोलॉजिकल फादर, एडॉप्टिव फादर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ये सब इसकी परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों, यानी एक लड़के के नाना नानी या दादा दादी दोनों ही उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पोते नहीं है तो अपने नातियों के अगेंस्ट भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो आप समझे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और शब्द है सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। पहला क्या? बस सीनियर सिटीजन हमने किसे माना है? जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सीनियर सिटीजन। अब एक शर्त और रखी इस एक्ट में कि कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन अपना मेंटेनेंस करने में कैपेबल ना हो, उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो अपना मेंटेनेंस कर पा रहे हो, यानी अपना रहना खाना अफोर्ड कर पा रहे हो। ठीक बात है? अब करोड़पति हैं और मेंटेनेंस फाइल कर रहे हैं तो ये मटेरियल इमैटेरियल है। देखिए, द ओनली कंडीशन फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट इज पर्सन मस्ट बी अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, किस चीज से? फ्रॉम ओन अर्निंग एंड प्रॉपर्टी, कमा नहीं रहे लेकिन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है तो क्लेम नहीं कर पाएंगे मेंटेनेंस। क्लियर हो गया? अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है मिस्टर ए जिसके ना बच्चे हैं ना नाना नानी ना, मतलब ना नाती है ना पोते हैं ना बच्चे हैं, वो क्या करेगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो उसका रिलेटिव है, यानी ए के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जिसके पास भी जाएगी, जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होगी, तो वो रिलेटिव क्लेम कर, वो रिलेटिव को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? और 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव हैं तो 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव मिलके करेंगे। ठीक है? आगे देखिए, इसमें और बड़ी अच्छी अच्छी बातें जिन्हें हमें समझना होगा। कौन लीगली ऑब्लिगेटेड है मेंटेनेंस देने के लिए? हु इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे मेंटेनेंस? तो एडल्ट चिल्ड्रन, यानी 18 साल से ऊपर के सारे, मेजर जितने भी हैं, माइनर चिल्ड्रंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री किया गया है। तो एडल्ट चिल्ड्रन, एडल्ट ग्रैंड चिल्ड्रंस, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये सब लीगली ऑब्लिगेटेड है मेंटेनेंस देने के लिए। यानी अगर बच्चे हैं उस किसी व्यक्ति के, किसी वृद्ध व्यक्ति के, किसी पेरेंट्स के, या उसके मतलब उसके पोते हैं या नातियां हैं, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सब मेंटेनेंस को देने के लिए क्या है? बाउंड है, लीगली बाउंड है। अब यहां ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई आदमी है मिस्टर एक्स, इनके 3 बच्चे हैं या 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, ठीक बात है, तो ये एक व्यक्ति की अगेंस्ट भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और एक से अधिक यानी 1 से 2-3 के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। एन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी वन और मोर ऑफ देम, यानी सिटीजनशिप एक्ट में जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन की बात हो रही है वो किसी एक बच्चे के साथ भी की जा सकती है, एक बच्चे के लिए भी की जा सकती है, और 1 से अधिक बच्चों के लिए भी की जा सकती है। अब ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, वो किससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? तो दे कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ रिलेटिव, किसी संबंधी से। मानिए उनके सगे ना बच्चे हैं ना नाती पोते हैं, तो वो बुआ की लड़की है, चाचा के लड़का है, या कोई और दूर का है, तो उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ऐसा कोई रिलेटिव अगर उनकी प्रॉपर्टी पे पोजीशन में है,
यानी उनके किसी घर में रह रहा है या उनकी कोई प्रॉपर्टी में वो रह रहा है, तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट कर सकते हैं या सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनेगी। अगर नहीं रह रहा है तो उनके मृत्यु के पश्चात ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी, ठीक बात है। तो देखिए, हु इज ईदर possessing दियर प्रॉपर्टी और हु विल इनहेरिट दियर प्रॉपर्टी, किसकी, सीनियर सिटीजन की। क्लियर। अब यहां पे भी दो शर्तें हैं यार। पहला क्या, बच्चा ना हो। अब तुम्हारा रिलेटिव 3.5 महीने का बच्चा है तो मेंटेनेंस का कोई मतलब ही नहीं, कहां से देगा, या उसके पास सफिशिएंट मीन हो तुम्हें मेंटेन करने के। तो यानी कोई वृद्ध व्यक्ति जिसका कोई रिलेटिव उसको मेंटेनेंस कर रहा है, उसके लिए भी दो शर्तें। पहला क्या, कि वो मेजर हो, 18 साल से ऊपर हो, और उसके पास भी हो मेंटेनेंस करने के लिए रिसोर्सेज, ताकि वो सीनियर सिटीजन का मेंटेनेंस कर पाए। The relative must not be minor and must have sufficient means to provide maintenance. अब हमने कहा कि इनके दो या दो से अधिक ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो सकती है, तो इनको मेंटेनेंस तीनों को मिलकर करना होगा और उसी रेशियो में करना होगा जिस रेशियो में प्रॉपर्टी, जिस प्रोपोर्शन में प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी। यानी जितनी जितने हिस्सा प्रॉपर्टी का जिस तरह से लोगों को मिलेगा उसी रेशियो में इन्हें क्या करना होगा, अपने सीनियर सिटीजन को मेंटेन करना होगा। अगला प्रश्न आता है कि इस एक्ट में कितने मेंटेनेंस, कितने रुपए तक के मेंटेनेंस की बात की गई है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ अधिकतम 10,000 रुपए तक की व्यवस्था ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। तो देखिए, दिस एक्ट मैंडेट दैट मैक्सिमम मेंटेनेंस पेड विल बी क्या, 10,000 रुपीज पर मंथ। अब यहाँ पे एक बात है, अब ये 10,000 तो अधिकतम है, लेकिन क्या 10,000 से कम, तो हम देखेंगे कि कितनी जरूरत है एक आदमी की ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाए। क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न आता है कि ये मेंटेनेंस एप्लीकेशन आप कहां फाइल कर सकते हैं, या कोई सीनियर सिटीजन कहां फाइल कर सकता है। तो देखिए, इसका जो जुरिस्डिक्शन बताया गया है कि जहां पे पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या सीनियर सिटीजन खुद रहता हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लखनऊ में रहता है, तो लखनऊ में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में कर सकता है, ठीक बात है। या आखिरी बार जहां रहता था, मान लीजिए अभी तो आप कुंभ में गए थे, बिछड़ गए, वहां करना चाहे तो आपको ये याद है कि आखिरी बार आप असम में रहते थे, दिसपुर में रहते थे, तो वहां जाके कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं जहां भी आपको याद है। या जिसको क्लेम कर रहे हैं वो बच्चा कहाँ रहता है, वो ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहता है। तो देखिए, द पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और सीनियर सिटीजन रिसाइड्स, पहला। दूसरा, द पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और सीनियर सिटीजन हैज लास्ट रिसाइडेड, जहां आखिरी बार वो रहते थे। एंड थर्ड इज द पेरेंट, द पर्सन अगेंस्ट हुम मेंटेनेंस क्लेम रिसाइड, जिसके अगेंस्ट आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं वो कहां रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन, पेरेंट अपना मेंटेनेंस एप्लीकेशन खुद नहीं फाइल कर पा रहा है, तो कौन कर सकता है, तो कोई और इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक बात है। अगर इंडिविजुअल भी नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। आपको पता होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई एनजीओ कर सकती है। क्लियर, ये उसके बिहाफ पे मेंटेनेंस एप्लीकेशन कर सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में मेंटेनेंस ऑफिसर्स की भी बात की गई है, जो हर राज्य सरकार अपॉइंट करेगी, वो भी इनके मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करा सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं, क्योंकि एक्ट को इजी करना है तो हमने इससे बड़े प्रोसीजर्स में नहीं डाला, इसमें बड़े प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं किए गए। कहा है कि इसमें कोई भी पार्टी को लॉयर की जरूरत नहीं है, यानी इसमें एप्लीकेशन मूव कराने के लिए आप सिंपल कागज पे भी लिख के दे सकते हैं, इसके लिए किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। तो द एक्ट स्टेट दैट नो पार्टी टू द प्रोसीडिंग बिफोर द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर, यहाँ लॉयर की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। अगर अब कोई सीनियर सिटीजन है वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज ले सकता है। किनको ले सकता है, ऐसे कई सारे मेंटेनेंस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनकी वो मदद अपनी मेंटेनेंस एप्लीकेशन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट मूव कराने के लिए वो ले सकता है। क्लियर हो गई सबको इतनी बात। अब देखिए, जैसे ही मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो जिसने भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ऑर्डर की कॉपी दे दी जाएगी, और जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस फाइल हुआ है, जिसके अगेंस्ट जिसको मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर दिया है, उसे 30 दिन के अंदर ये पैसा जमा कराना होगा। अब अगर आप किसी कारण से, किसी भी रीजन से ऐसा पैसा देने के लिए फेल हो गए जो मेंटेनेंस ने ऑर्डर दिया, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि मिस्टर एक्स को मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप अपने दादाजी को 9,000 रुपये महीना देंगे। अब मिस्टर एक्स बिना किसी रीजनेबल रीजन के ऐसा करने में फेल हो गए, तो उन्हें 1 महीने तक की कारावास हो सकता है। ध्यान से देखिए, कितनी जेल हो सकती है, 1 मंथ तक की हो सकती है, या
जब तक तुम पैसा नहीं दे दोगे तब तक, अब जो पहले हो जाए। अब मान लीजिए आपने 5वें दिन पैसा दे दिया तो आपको कारावास कितने दिन का होगा? 5 दिन का। अगर 1 महीने तक नहीं दिया तो 1, अब इनमें से जो पहले हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? विच एवर इज अर्लियर। तो देखिए, if the person does not pay maintenance even after the warrant is executed, the person is liable to imprisonment for a maximum of 1 month or until the amount is paid, whichever is earlier। 1 महीना या पैसा जब तक नहीं देते हो तो तब तक, जो भी पहले आ जाए। तो अगर 1 महीने के पहले दे देंगे तो भी ठीक है, और 1 महीने के बाद देंगे तो लंबे समय तक आपको जेल में, सॉरी 1 महीने के पहले दे देंगे तो जो लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ एक मैंडेट किया गया है ट्रिब्यूनल के लिए, देखिए। अच्छा, जो ये जेल वाला प्रोविजन, इसके लिए बात करें, द एप्लीकेशन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस मस्ट बी फाइल विद इन 3 मंथ। जिस दिन आपका पैसा ड्यू हुआ है, जो सीनियर सिटीजन है जिसने केस फाइल किया था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट, तो जिस दिन उसका पैसा ड्यू है उसके बाद तक इस ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए 3 महीने तक आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्लियर? कोर्ट रिवाइज कर सकती है। अब ऐसे समझिए कि जो उसने ऑर्डर दिया है, जिस भी पैसे का ऑर्डर दिया है, जिस भी मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है, ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल उसको रिवाइज कर सकता है। कैसे रिवाइज कर सकता है? उसके संज्ञान में कुछ फैक्ट आ गए। मान लीजिए कि एक आदमी ने एप्लीकेशन मूव कराई थी कि उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, बाद में कोर्ट को पता लगा कि इसके पास तो ठीक ठाक रेंट आता है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, ठीक बात है, या जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन मूव कराई गई थी उस व्यक्ति की स्थिति में कोई मटेरियल चेंज आ गया हो, तो ऐसी किसी स्थिति में जो ये ट्राइब्यूनल है, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल है, वो अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्लियर? ये तो जनरल सी बात हुई। ये तो बात रही कि मेंटेनेंस की। अब सीनियर सिटीजन के लिए भी कहा गया है। अभी मैं देख रहा था, कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक न्यूज में निकली थी कि एक व्यक्ति गया, अपने बूढ़े माँ बाप को कुंभ में छोड़ा है। आजकल कुंभ मेले चल रहे हैं, आप देख ही रहे। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के पश्चात यहाँ पे एक प्रोविजन किया गया है कि ये 5,000 रुपए या 3 महीने तक की जेल के लिए लायबल है। तो जो कोई व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता या सॉरी क्षमा करिएगा, हाँ बूढ़े माता पिता इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, बूढ़े माता पिता या किसी भी सीनियर सिटीजन को जो 60 वर्ष से ऊपर है, जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर, अगर कहीं छोड़ने की कोशिश करता है, अबेंडन करता है, जानबूझकर छोड़ता है, तो कितने रुपए का फाइन है? 5,000 या 3 महीने या दोनों। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा पॉइंट समझिए, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि बेटे ने प्रॉपर्टी अपनी बाप की अपने नाम करा ली, उसके बाद भगा दिया, या बच्चों ने करा ली, उसके बाद कहा कि तुम बाहर जाओ। ऐसे कई सारे रील्स देखी होगी। तो ऐसी स्थिति में भी जो सीनियर सिटीजन है, ये कोर्ट के पास जा सकते हैं, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जो इनकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है उसको वॉइड डिक्लेयर करा जाए, यानी उसको कैंसिल करा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीनियर सिटीजन को भी इस बात को जानना चाहिए। सीनियर सिटीजन कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाइड। तो भैया अगर सेवा नहीं करोगे तो वो तुमको छोड़कर चले तो जाएंगे ही, अपनी प्रॉपर्टी भी लेकर जा सकते हैं। अब कई बच्चे क्लास में पूछते हैं, अगर गिफ्ट करी हो तो बिल्कुल ले लेंगे, और किसी लड़के ने खरीद ली हो तो भी। ये बात बिल्कुल इमैटेरियल है कि जिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को जो सीनियर सिटीजन की ट्रांसफर की गई है, चाहे मैटर ऑफ राइट के थ्रू करी गई हो, चाहे किसी कंसिडरेशन के थ्रू करी गई हो, अगर उनके बच्चों में ट्रांसफर हुई, उनके रिलेटिव में ट्रांसफर हुई, तो उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ गिफ्ट और नॉट मस्ट बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो उसको वॉइड कर सकते हैं, बस एक शर्त है कि ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ हो कब के बाद हुआ? 2007 के बाद हुआ हो। क्लियर? और अगर ऐसे किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति को चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइड, चाहे उसको लिखकर कहा गया हो, चाहे ऐसा समझा जा सकता हो, जैसे एक माता पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बच्चे को ट्रांसफर कर दी। अब कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ है ना कि बच्चा सेवा करेगा तभी ये प्रॉपर्टी रहेगी, बट ये इम्प्लाइड कंडीशन है, बच्चे को सेवा करनी है। तो यहाँ पे ऐसी कोई शर्त अगर है जो चाहे लिख के करी गई हो चाहे इम्प्लाइड हो, तो भी इस प्रॉपर्टी को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इस ट्रांसफर को, प्रॉपर्टी को नहीं, ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने से रिफ्यूज करता है, तो भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्या हो सकता है? वॉइड हो सकता है। क्लियर? इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उसको। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी इस सेक्टर में कुछ जिम्मेदारी दी गई है।
जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पार्शली गवर्नमेंट हो, चाहे पार्शली प्राइवेट हो, सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन और अलग बेड की व्यवस्था करेंगे। सेपरेट क्यूज फॉर द सीनियर सिटीजन एंड प्रोवाइड बेड्स फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, ये सेक्ट में व्यवस्था की गई। इसके अलावा अगली बात की गई, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। अंडर विच एक्ट? सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007। एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मस्ट हैव स्पेशल फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी व्यवस्था की गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 ओल्ड एज होम आपको बनाना है उन सारे लोगों के लिए, उन सारे सीनियर सिटीजन के लिए जो पुअर हैं और नीडी हैं। ठीक बात है। इसके अलावा द ओल्ड एज होम, जो ओल्ड एज होम बनेंगे ऐसे बनेंगे कि एटलीस्ट वो 150 पुअर और सीनियर सिटीजन को एकोमोडेट कर सकते हो। तो ये एक गेस्ट था इस एक्ट का पूरा। अगर इतना पढ़ने के बाद आप उस एक्ट को एक बार अपने आप से भी पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक्ट का नाम क्या है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा एप्लीकेशन है IAS नेक्स्ट का, डाउनलोड कर लें। इसमें इस एक्ट को 2 क्लासेस में मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है आपकी एग्जाम के नीड से। अगर आप GS के बेसिस पर तैयार करना चाहते हैं, UPSC के लिए तैयार करना चाहते हैं, या PCSJ के GS के पेपर के लिए, तो इतना सफिशिएंट है इस एक्ट का, इतनी बातें आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको किसी और एक्ट पे भी वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, चाहे लोकल एक्ट हो, चाहे माइनर एक्ट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर करूंगा। धन्यवाद।